गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलॉसफी के जो स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं एक और वीडियो लेकर उपस्थित हूं फिलॉसफी के संदर्भ में। और आज फाइनली मैं एक बार कोर्स समाप्त होने वाला वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कोशिश करूंगा मुझे इस समय मिला व्यवस्थाओं से तो मैं पुनः एक बार संक्षेप में सारे कोर्स का रिवीजन आप लोगों को करवा सकूं। बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलॉसफी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके कुल 2 पेपर चलते हैं जिनमें एक सांख्य योग भी है। और सांख्य योग लगभग सभी स्टूडेंट्स को अनिवार्य रूप से पढ़ना होता है। बाकी दूसरा जो पेपर है वो 4 में से कोई एक सेलेक्ट करना होता है। और हमारे यहाँ महाविद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर कंटेम्प्ररी इंडियन फिलॉसफी यानी समकालीन भारतीय दर्शन और प्लेटो, ये 2 अन्य पेपर यहाँ पर चलते हैं। तो मुझे सांख्य योग दर्शन पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली हुई है और स्टूडेंट्स में अब तक लगभग सारी बातें सांख्य योग दर्शन के संदर्भ में जो प्रमुख हैं मैं आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। योग दर्शन पे हमने कल अष्टांग योग पर बात की थी और अष्टांग योग योग दर्शन में मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम व्यवहारिक उपाय है, जिसके 8 अंग हमने बताए थे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन पर हमारी बात हुई थी। और एक छोटी सी चीज कि इन अष्टांग योग को साधने के लिए, इनका सफलतापूर्वक इनका उपयोग करने के लिए चित्त की अवस्थाओं पर चर्चा करना जरूरी है। तो योग दर्शन में चित्त की 5 अवस्थाएं मानी गई हैं। उनको हम योग दर्शन की भाषा में चित्त भूमि कहते हैं। कि चित्त की जो 5 अवस्थाएं हैं, पंचभूमि, भूमि मानी अवस्थाएं। और ये किसके आधार पर तय होती है अवस्थाएं? तो स्टूडेंट्स ये देखिए कि योग दर्शन को पढ़ते वक्त भी हमें सांख्य की मूल अवधारणा को ध्यान में रखना होगा। और सांख्य की मूल अवधारणा क्या है? तो सांख्य की मूल अवधारणा है कि 2 मूल तत्व हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष। प्रकृति अपने स्वरूप में त्रिगुणात्मक है, सत रज तम, 3 गुणों की साम्यावस्था। अब ये जो 3 गुण हैं, इन 3 गुणों के स्वरूप को ध्यान रखना चाहिए। सत्व हल्का लघु प्रकाशक सुख का कारक है, रज गतिशील और दुख का कारक है, और तम अवरोधक भारी अवसाद आलस्य उदासीनता का कारक है। कि जितनी वस्तुएं संसार में स्थिर हैं वो तम गुण के कारण है, गतिशील हैं वो रज गुण के कारण है, जो हल्की और प्रकाशमान और सुखदायक है वो सत्व गुण के कारण है। तो जो मनुष्य बना है, जो आप और हम हैं, पुरुष नहीं, ध्यान दीजिए, पुरुष शब्द का जब हम सांख्य योग दर्शन में प्रयोग करते हैं तो ये आत्मा के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। मनुष्य की बात कर रहा हूं जो प्रकृति और पुरुष के संयोजन से मिलकर बना है। प्रकृति मानी जड़ पदार्थ और पुरुष मानी आत्म तत्व। तो ये जो शरीर से जुड़ी हुई आत्मा है, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हर तत्व में 3 गुणों का प्रभाव रहता है। 3 गुण रहते हैं, सत रज तम, और तीनों अपना अपना प्रभाव छोड़ते हैं।
तो जब हमारा चित्त यानी मन बुद्धि अहंकार, जो कि प्रकृति का ही विकार है, प्रकृति से ही उत्पन्न हुए, आत्मा नहीं उत्पन्न हुए, आत्मा तो एक अलग और स्वतंत्र तत्व है, लेकिन वो इस शरीर और इस चित्त मन बुद्धि अहंकार के साथ जुड़कर अपने आप को दुखी महसूस करता है, अविद्या आवृत है। वो अपने आप को अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण ज्ञाता कर्ता और भोक्ता समझता है। ज्ञाता तो उसका स्वरूप है, कर्ता और भोक्ता समझता है, जबकि वास्तव में वह न कर्ता है न भोक्ता। कर्ता मतलब कर्म करने वाला, भोक्ता मानी वस्तुओं का भोग करने वाला, वो दोनों ही नहीं है। तो चित्त यानी मन बुद्धि अहंकार जो प्रकृति का विकार है, उनमें 3 गुण सतरजतम, जब उनका प्रभाव रहता है तो वो उनकी अवस्था निर्धारित होती है, उसकी भूमि निर्धारित होती है, चित्त भूमि, पंचभूमि। तो क्या होता है? पहली अवस्था है क्षिप्त, क्षय क्षत्रिय वाला क्षिप्त। दूसरी है मूढ़, तीसरी है विक्षिप्त, चौथी है एकाग्र और 5वीं है निरुद्ध। ये 5 अवस्थाएं दी गई है। तो जो पहली अवस्था है क्षिप्त, उस अवस्था में चित्त यानी मन बुद्धि अहंकार रजगुण के प्रभाव में रहता है, और रजगुण की विशिष्टता है चंचलता, गतिशीलता, चलायमान। अर्थात जब चित्त में रजगुण प्रभावी होता है तो चित्त एकाग्र नहीं हो पाता, स्थिर नहीं हो पाता, विषयों पर दौड़ता है, इधर से उधर दौड़ता है, चंचल बना हुआ है, किसी भी इंद्रिय के साथ उसकी एकाग्रता नहीं बन पाती, किसी भी विषय पर उसका ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता। तो यह क्षिप्त अवस्था योग दर्शन के अनुसार योगानुकूल नहीं है। यानी यदि आत्म तत्व पुरुष चित्त की सहायता से समाधि की ओर बढ़ना चाहे, साधना की ओर बढ़ना चाहे, तो यह अवस्था उसका सहयोग नहीं करती, अनुकूल नहीं बैठती, निम्नतम अवस्था है ये। दूसरी है मूढ़। यह अवस्था चित्त की तब प्रकट होती है जब तम गुण प्रभावी हो। सत्व रज तम 3 गुणों की बात हुई, तो क्षिप्त अवस्था में रज गुण प्रभावी है और मूढ़ अवस्था में तम गुण प्रभावी है। और अपन ने बात की अभी थोड़ी देर पहले कि तम से तात्पर्य मूढ़ता, अवसाद, आलस्य, विरोध, बाधा, स्थिरता से है। तो जब चित्त बिल्कुल मूढ़ अवस्था में हो, आलस्य की अवस्था में हो और विषाद की अवस्था में हो, निद्रा और तंद्रा की अवस्था में हो, तो यह अवस्था भी आप जानते हैं, कई बार आप सुबह जब सो के उठते हैं तब भी और दिन में भी कई बार कहते हैं आज तो बड़ी सुस्ती आ रही है, आलस्य आ रहा, मन नहीं लग रहा किसी भी चीज में। तो यहां मन विषयों पर दौड़ नहीं रहा, एक अवसाद, एक बाधा, एक अवरोध की स्थिति बनी हुई है। तो ये मूढ़ अवस्था भी जो मूर्खता आलस्य की अवस्था है, यह भी योग के अनुकूल नहीं है। और तीसरी है विक्षिप्त। तो ये जो तृतीय अवस्था है विक्षिप्त की, इस अवस्था में चित्त थोड़ी देर के लिए सत्व गुण के प्रभाव में आता है, थोड़ी देर के लिए, और पुनः रजगुण के प्रभाव में चला जाता है। तो यह भी डोलने वाली स्थिति है कि कभी इधर कभी उधर, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए चित्त सत्व गुण के प्रभाव में आता है, इसलिए थोड़ी देर के लिए वो स्थिर हो जाता है, लेकिन तत्काल ही उस पर रज या तम गुण प्रभावी हो जाते हैं। देखिए, योग दर्शन बिल्कुल प्रैक्टिकल है। हम दुनिया में जितने भी श्रेष्ठतम मनुष्य देखते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, अध्यात्म के क्षेत्र में हो, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, मैं सोचता हूं वो सत्वगुण प्रधान होते हैं, क्योंकि उनमें उनका चित्त निरंतर ध्येय विषय पर एकाग्र रहता है। लेकिन विक्षिप्त अवस्था में थोड़ी देर के लिए
चित्त सत्वगुण के प्रभाव में आता है, तत्काल ही वो अन्य गुणों के प्रभाव में आके विक्षिप्त हो जाता है। तो यह अवस्था भी योग के अनुकूल नहीं मानी गई, परंतु चौथी अवस्था जो है वो है एकाग्र चित्त की। यह वह अवस्था है जब निरंतर प्रयास के परिणाम स्वरूप चित्त सत्व गुण के प्रभाव में आता है और एक विषय पर ध्यान केंद्रित कर पाने में समर्थ और सक्षम हो पाता है। एकाग्र का अर्थ ही है एक लीनता, एक तानता, एक चित्तता। कोई भी विषय जो ध्यान के लिए लिया गया, उस विषय पर निरंतर लंबी अवधि तक चित्त को रोक लेना, यह एकाग्रता। अपन बात भी करते हैं ना सामान्य भाषा में कि पढ़ते वक्त एकाग्रता जरूरी है। एकाग्रता का मतलब है केवल और केवल ध्येय विषय पर ही ध्यान को केंद्रित करना और अन्य विषयों से चित्त को हटाना, यह है एकाग्रता। तो इस सत्वगुण प्रधान चित्त की अवस्था को एकाग्र कहा गया, जहां चित्त निरंतर बहुत लंबी अवधि तक एक विषय पर स्थिर रह सकता है। यह योग के अनुकूल अवस्था है, पूर्ण रूपेण अनुकूल अवस्था है। लेकिन यहां एक बात जो ध्यान रखने की है वह यह कि यह सिर्फ एक अवस्था है। इस अवस्था के बाद ही हमें चित्त वृत्ति निरोध की अवस्था आएगी, जो पांचवी है, जिसको अपन निरुद्ध कहते हैं। तो ध्यान देने की आवश्यकता है, चौथी अवस्था में चित्त सत्वगुण के प्रभाव में रहता है और परिणाम स्वरूप एक विषय पर निरंतर बहुत देर तक ध्यान एकाग्र करने में सक्षम समर्थ हो पाता है। और जो अपन ने पहली क्लासों में संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि पढ़ी थी, उसमें आपको ध्यान हो तो जो अस्मितानुगत समाधि और आनंदानुगत समाधि की अवस्था है, वह अवस्था इस अवस्था में एकाग्र की अवस्था में आ पाती है। और जब हम अस्मितानुगत और आनंदानुगत की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तो फिर वह निरुद्ध अवस्था होती है। निरुद्ध अवस्था का मतलब है चित्त की सभी शेष वृत्तियों का निरोध कर देना, चित्त की ओर आने से सर्वथा रोक देना, और इस अवस्था में केवल और केवल हमारे ध्यान का विषय हम स्वयं होते हैं, अर्थात आत्म तत्व होता है। आत्म अपने स्वरूप को जानने और समझने का प्रयत्न करता है, और जब वो अपने स्वरूप को जानने और समझने का प्रयत्न करेगा तो शरीर, जो जिसे हम सांख्य योग की भाषा में प्रकृति कहते हैं, और आत्म, जिसको हम सांख्य योग की भाषा में पुरुष कहते हैं, इनके बीच पाए जाने वाले विवेक भेद को भी समझ पाएगा। इसी को कहते हैं विवेक ज्ञान। और इन दोनों की भाषा में, सांख्य योग की भाषा में, विवेक ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। तो ये मित्रों एक छोटी सी चर्चा और थी जो मैंने ली, और अब मैं अगली क्लासों में पुनः सांख्य योग दर्शन का संक्षेप में रिवीजन करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर आकर सांख्य योग दर्शन लगभग समाप्त हो जाता है। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लासों में, तब तक जय हिंद, जय भारत।